तो आज हम कवर करेंगे पार्ट नंबर 9 एंड 9A। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी ऑल नो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, उस समय हमारे देश में टू सेट ऑफ गवर्नेंस था। सेंट्रल और स्टेट का प्रावधान किया गया था। एंड आप हम जानते ही होंगे कि 73rd और 74th अमेंडमेंट हुए 1992 में। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 के। उसके द्वारा हमने थर्ड जो है गवर्नेंस की शुरुआत की, जिसे हम कहते हैं लोकल बॉडी गवर्नेंस। तो लोकल बॉडी गवर्नेंस को हमने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992 के द्वारा। और हमारे देश में जो है 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत होती है, जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इसे हम कहते हैं। तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है 1992 में, यानी कि हमने लोकल बॉडी गवर्नेंस की शुरुआत की 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1992। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम पहले इसका बैकग्राउंड को जाने, किसकी जरूरत पड़ी, क्यों हुआ, कैसे पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत हुई, कैसे इवॉल्व कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे होता है और आज क्या है। तो सारी हम कहानी को समझेंगे। सबसे पहले तो देखिए, आपको मालूम है कि हमारे देश में 1950 के बाद जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की, उस एडमिनिस्ट्रेशन के सेटअप के अंदर ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा स्कोप था। और जितने भी सारे काम इम्प्लीमेंट करने होते थे, वो पूरी जिम्मेदारी होती थी ब्यूरोक्रेट्स की। लेकिन हमारे जो एक्सपीरियंस रहे वो बहुत खराब रहे कि ब्यूरोक्रेटिक जो गवर्नेंस का मॉडल था, उस ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस के मॉडल से करप्शन होनी शुरू हो गई। भ्रष्टाचार के बहुत तरह के मामले आए। और आपको मालूम है कि हम इसको अगर हम थोड़ा इंटरनेट करके देखें तो 1950 से लेकर 1990 तक ये 40 साल का जो हमारा पूरी यात्रा थी भारत की, इस यात्रा के अंदर हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे वो सब के सब पंगु हो गए। हम जानते हैं। अगर आपको मालूम होगा कि 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत के अंदर हुए, उसकी जरूरत भारत में इसलिए पड़ी क्योंकि 1950 से लेकर 1990 तक जो हमने जिस तरह के सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसमें कि गवर्नमेंट के लिए ज्यादा स्कोप था, उस सिस्टम से भारत के अंदर नुकसान होना शुरू हो गया और हमारा जो काम करने का तरीका था वो करप्ट हो गया। ठीक है। अब इसको आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक था पूरा मॉडल, मतलब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में पूरी कमान थी देश की। डेवलपमेंट के काम उनको करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करना है। और उससे क्या भारत के अंदर हुआ कि करप्शन बढ़ा। और हमें समझ आया, हालांकि हमें समझ बहुत पहले थी। और अगर आपको मालूम होगा कि हमारे पार्ट नंबर 4, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 40 एक क्लियरली इंश्योर करता है कि ग्रास रूट लेवल पर ग्राम सभा होनी चाहिए। ग्रास रूट लेवल पर एक ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट है, ये आर्टिकल नंबर 40 के अंदर मेंशन किया गया है। तो डीपीएसपी का आर्टिकल जो 40 है वो क्लियरली मेंशन करता है कि देयर शुड बी अ ग्राम सभा एट द ग्रास रूट लेवल, कि ग्राम पंचायत जो है ग्रास रूट लेवल पे होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि डीपीएसपी में पंचायती राज का प्रावधान कहाँ किया गया, तो पंचायती राज का प्रावधान डीपीएसपी में हुआ है आर्टिकल नंबर 40 के अंदर। तो हालांकि हमने शुरुआत तो की पंचायती राज 1950 के बाद ही हमने शुरुआत की, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को नहीं था। जिसका नुकसान ये हुआ कि जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास जो है वो शक्तियां नहीं है और संवैधानिक ताकत नहीं है, तो उसके अभाव में हमारा जो सिस्टम था पंचायती राज का, गांव का, उसका कोई प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा जो काम करने का मॉडल था वो मॉडल था ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। फिर 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ 1992 को, जिस अमेंडमेंट के द्वारा क्या होता है कि भारत में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो लोकल बॉडी गवर्नेंस है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, यानी कि उनको संवैधानिक शक्तियां मिली। और उसके बाद पीपल्स पार्टिसिपेशन हमने इंश्योर किया। तो इन नटशेल पंचायती राज क्या है? पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम ग्रास रूट लेवल पर जो पीपल्स पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में, है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो अब इसी बारे में हम बात करेंगे। कुछ बहुत सारी चीजें आपकी पीडीएफ में भी है, जहां मुझे लगेगा कि आपको कुछ मार्क लाने की जरूरत है, मैं करवाऊंगा। बाकी आपको चीजें समझनी है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचायती राज? जैसे मैंने आपको कहा कि ये अमेंडमेंट दो हैं, एक 73rd है, एक 74th अमेंडमेंट है। 73rd अमेंडमेंट है 1992 का।
जिसके द्वारा हमने पंचायती राज की शुरुआत की। हमने 11th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा है, 11वां शेड्यूल है, 11th शेड्यूल है, 73rd अमेंडमेंट है 1992 का, और उसके द्वारा हमने 29 ऐसे सब्जेक्ट मेंशन किए हैं जिसमें कि पंचायतों की शक्ति होती है कानून बनाने की। तो जैसे मैंने कहा कि 73rd अमेंडमेंट हुआ है 1992 में, 11th शेड्यूल है, और टोटल 29 सब्जेक्ट्स है जिसपे कि पंचायतें कानून बना सकती है। 1992 में पंचायतों को संवैधानिक अधिकार मिला। जैसे मैंने कहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो काम करने का मॉडल था, इट वाज अ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल एंड इट हैज गॉन करप्ट। करप्ट हो गया पूरा मॉडल। इस ये जो मॉडल के द्वारा काम नहीं हो पा रहा था, तो हमें ये समझ आया कि जब तक हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है स्ट्रेंथन नहीं होंगे, तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। तो अब पंचायती राज क्या है? पंचायती राज का मतलब है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। So you should be clear about that. This term is very important term, and you have to know what is पंचायती राज। पंचायती राज का मतलब होता है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। So this is called पंचायती राज। And what is objective to constitutionalize पंचायती राज सिस्टम? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी एट द ग्रासरूट लेवल। जो हमारा धरातल है, जो कॉमन टू कॉमनेस्ट हमारा लेवल है, वहां हम लोगों को एम्पावर करें। यही पंचायती राज की आवश्यकता है। तो दो बातें यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। व्हाट इज पंचायती राज? पंचायती राज जो टर्म आपके पास आती है, सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम डेमोक्रेसी को ग्रासरूट लेवल पे इसको स्ट्रेंथन करें। तो इसका ऑब्जेक्टिव हमें दिखाई देता है। एंड नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि पंचायती राज जो सिस्टम है, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1992, एंड बाय विच वी हैड एडेड शेड्यूल नंबर 11th, और इसके द्वारा मैं शेड्यूल नंबर 11th जोड़ा। और आर्टिकल नंबर है 243 से 240 ओ के बीच में, 243 टू 240 ओ के बीच में आर्टिकल है। 11वां हमने शेड्यूल जोड़ा है, और 29 सब्जेक्ट्स है जिसमें कि पंचायतों के पास शक्ति है कानून बनाने की, जिसमें कि पंचायतें कानून बना सकती है। तो ये सारी बातें 73rd अमेंडमेंट में की गई है। नाउ कम टू द इवोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। किस इस सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई, ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, क्या जरूरत पड़ी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, अब उस बारे में बात करेंगे। सो अगर आपने पेपर देखे होंगे पिछले 2 सालों के, तो आपको एक बात जरूर दिखाई देगी। लास्ट आई थिंक लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में था। अब शुरुआत किस तरह की होती है, इस बात को सबसे पहले हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की भारत में शुरुआत हुई, वो हुई 2 स्कीम से। पहली जो स्कीम थी उसका नाम था नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। Community Development Program was the initial scheme which was launched in 1952, and the second scheme was National Extension Service. So initially, two schemes were launched. One in 1952, that was Community Development Program, and दूसरी जो स्कीम थी that was National Extension Service. जो दूसरी स्कीम थी उसकी शुरुआत होती है 1953 में। तो शुरुआत यहीं से हुई, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई 1952 में, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत हुई 1953 में। दीज वर द 2 पायनियर स्कीम्स बाय विच पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वी स्टार्टेड टू इनिशिएट, है ना। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अब ये 2 स्कीमें चल रही है भारत में। आपको बताइए, आपको पढ़ते हैं आप जीएस, आप करंट अफेयर में पढ़ते होंगे, तो आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है तो पहले गवर्नमेंट करती है उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंप्लीमेंट करती है। देखना चाहती है कि अगर माना कोई स्कीम है तो सरकार उसको पूरे भारत में एक साथ इंप्लीमेंट नहीं करती, कुछ पॉकेट ऑफ एरिया में इंप्लीमेंट करती है ताकि उसके रिजल्ट्स देखे जा सके। अगर रिजल्ट्स आपको लगता है कि पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसको एक साथ पूरे भारत में उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो वैसा ही कुछ हुआ, ये 2 स्कीम्स की शुरुआत हुई। और इन 2 स्कीम्स कैसे काम कर रही है, इसके लिए जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जनवरी 1957। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता कमेटी की शुरुआत हुई, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमेटी? दिस कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव था टू रिव्यू
the functioning of community development program and the national extension service which was launched in 1953. तो इस कमेटी का यही काम था कि 1952-53 में जो स्कीमें लॉन्च की थी वो कैसे काम कर रही है। क्लियर हो गया। अब हुआ क्या कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो है, इस कमेटी की रिपोर्ट आती है नवंबर 1957 को। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना कि बलवंत राय मेहता कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई, 1957 एग्जैक्टली पूछा जाएगा तो जनवरी 1957। एंड व्हेन वाज द आउटकम, इस कमेटी की रिपोर्ट कब आती है, तो इस कमेटी की रिपोर्ट आई है नवंबर 1957। और इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एंड बलवंत राय मेहता वाज द फर्स्ट कमेटी हु सजेस्टेड कि मतलब भारत में एक पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज की शुरुआत किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर की गई, दैट वाज बलवंत राय मेहता कमेटी। So what is the recommendation? This is also very important, and the foremost important recommendation was democratic decentralization. So this is very very important. तो इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, इसने रिकमेंड किया है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। हालांकि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वी गॉट by 73rd and 74th Amendment Act 1992 when we made in the constitution, when we made it a constitutional provision. तो सबसे पहली जो रिकमेंडेशन थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, वो किसकी है, बलवंत राय मेहता कमेटी की है जी। अब यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस बात को हम समझेंगे। तो देखो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि बलवंत राय मेहता ने ये सुझाव दिया था कि भारत में 3 टायर पंचायती राज की शुरुआत की जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 टायर सिस्टम की जो वकालत करने वाली कमेटी, उस कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि भारत में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की जाए। एंड एट द ग्रासरूट लेवल देयर मस्ट बी अ ग्राम पंचायत, एट द इंटरमीडिएट लेवल which is a block level, be a panchayat samiti, at the apex level there should be a zilla parishad, that is called जिला परिषद। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कि इनकी पहली रिकमेंडेशन क्या है कि जो पंचायती राज सिस्टम होगा वो 3 टायर सिस्टम पंचायती राज सिस्टम हो। उसमें ग्रासरूट लेवल पे आपकी ग्राम पंचायत होगी, मध्य लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल पे आपकी होगी पंचायत समिति होगी, और अपेक्स लेवल पे आपका होगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगी, जिसे हम कहेंगे जिला परिषद। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब ये है इसमें कि अब इन्होंने कहा कि ये जो बॉडी आप बनाएंगे जो है ना, इसमें अब इलेक्शन कैसे होंगे। तो बलवंत राय मेहता की जो रिकमेंडेशन थी कि जो पंचायत स्तर का चुनाव है वो डायरेक्ट मोड के द्वारा होना चाहिए, है ना। पंचायत स्तर का जो चुनाव है वो आपका डायरेक्ट मोड के द्वारा होना चाहिए, और जो पंचायत के जो नुमाइंदे हैं वही इंटरमीडिएट और जिला परिषद के नुमाइंदों को चुने। तो इसका दूसरा मतलब ये सीधा सीधा ये हो रहा है कि पंचायती राज का जो ग्रासरूट है, दैट इज हम पंचायत हम कहते हैं, उसका चुनाव आपका डायरेक्ट होगा। उसके बाद जो इंटरमीडिएट लेवल है और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसका चुनाव आपका इनडायरेक्ट मोड के द्वारा होगा। ये इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यस और नो? चलिए ठीक है जी। सो नाउ कम टू अनदर पॉइंट। अब अनदर पॉइंट में ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इस कमीशन की। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस कमेटी की सबसे जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है यहीं से क्वेश्चन आएगा। एक तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट जैसे मैंने कहा कि 3 टायर की बात करते हैं, जिसमें कि ग्रासरूट लेवल पे ग्राम पंचायत है, इंटरमीडिएट पंचायत समिति है, एट द ब्लॉक लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर शुड बी क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी। तो ये सारी जो रिकमेंडेशन थी इन्हीं की थी। और इसके अलावा रिकमेंडेशन में दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पंचायती राज का चुनाव आपका होगा वो डायरेक्ट मोड के द्वारा होगा, और बाकी जो 2 ऊपर के अपेक्स लेवल्स है उसका चुनाव आपका डायरेक्ट मोड के द्वारा होगा। ये दोनों ही बातें बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है। और जिला परिषद का जो चेयरमैन है वो आपका डिप्टी कमिश्नर होगा या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो जो अपेक्स बॉडी होगी जो कि आपकी होगी जिला परिषद, इट शुड बी चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीसी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये थी कि जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को किया जाए। जो रिसोर्सेज है, संसाधन, देखो जब तक रिसोर्सेज नहीं होते हैं ना तब तक क्या फायदा है। मतलब आप पंचायतें इंपावर तो तभी होगी जब उनके पास शक्तियां होगी, ठीक है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट बात थी कि जो रिसोर्सेज है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एलोकेट किया जाए। तो दीज वर द इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी। यस और नो? चलिए जी। तो जैसा आप जानते हैं कि कमेटी का नेचर क्या होता है, कोई भी कमेटी कमेटी जब कॉन्स्टिट्यूट करती है सरकार, तो इसका जो आपका नेचर होता है रिकमेंडेशन देने का। बाकी सरकार की चॉइस होती है, उसको स्वीकार करे ना करे, एज ए होल ले ले, कुछ पार्ट ले ले, कुछ भी ना ले ले, है ना, वो गवर्नमेंट की अपनी चॉइस होती है। तो हुआ क्या कि जब इस इसकी रिपोर्ट आई कमेटी की, तो उस रिपोर्ट के बाद अब 1958 जनवरी 1958 है, एक एनडीसी की मीटिंग बुलाई गई। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आपको कितनों को मालूम है कि व्हाट इज एनडीसी। आज के जमाने में एनडीसी नहीं होती, लेकिन एक टाइम एनडीसी थी। डू यू नो एनडीसी रीना? डू यू नो? एनीबॉडी एल्स प्लीज? आप जानते? नहीं जानते? ओके। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चलो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज दैट। देखो, आपको मालूम है ना, भारत में आजादी के बाद हमने जो पॉलिसी मेकिंग की शुरुआत की, उसमें हमने 1950 को एक इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की, उसका नाम है प्लानिंग कमीशन। नाउ इट इज नोन एज नीति आयोग। एवरीबॉडी नोस नीति आयोग इन नाउडेज, एंड इट वाज अर्लियर प्लानिंग कमीशन इन 1950। 1950 में हमने शुरुआत की थी प्लानिंग कमीशन की। And what was the duty of the planning commission? To formulate, to devise the plans for the nation, कि देश के लिए योजनाएं बनाना। ठीक है, जितने भी आप इवन तो मनरेगा भी देखेंगे तो मनरेगा उन्होंने बनाया, डिवाइस किया है। जो भी नेशनल पॉलिसी आपको दिखाई देती है, कुछ स्कीम आपको दिखाई देती है, वो सारा काम होता है प्लानिंग कमीशन का ही। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन से जो भी प्लान स्कीम्स बन के आती है, और स्पेशली जो प्लानिंग कमीशन का काम था वो था 5 ईयर प्लान को डिवाइस करना। जो पंचवर्षीय योजना भारत में बनती थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। आपको मालूम है कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई, तब से उन्होंने फैसला किया कि हम पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करेंगे, और हमारे जो प्लान्स बनेंगे वो 30-30 साल की योजनाएं बनाएंगे। लेकिन भारत में जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, वो बनाई है प्लानिंग कमीशन ने। तो प्लानिंग कमीशन का काम होता था पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। अब उसके बाद आपको मालूम है कि भारत क्या है, भारत का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर सेंट्रल कोई योजना बनाएगा और वो स्टेट के लिए वाइबल नहीं होगी, उपयोगी नहीं होगी, तो उसी प्लान का क्या मतलब है? उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो एक ऐसी योजना जो कि सेंटर बनाता है, वो स्टेट के लिए भी उपयोगी हो, उसके लिए जरूरी है कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां दोनों सेंटर और स्टेट बैठकर उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो it was a national platform which is known as a National Development Council chaired by the Prime Minister of India, है ना। मतलब ये एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म था वेयर स्टेट एंड सेंटर कैन डिस्कस, ठीक है, डेलिब्रेट द इश्यूज, कि ये प्लान सही है। अगर किसी स्टेट के कंसर्न है तो स्टेट कैन रेज देयर कंसर्न आल्सो। तो ये सारी चीजें होती थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर। तो नेशनल मतलब भारत में जब पंचवर्षीय योजना बनती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अप्रूवल के बिना वो इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब तक उसका एनडीसी का अप्रूवल नहीं आएगा, तब तक वो जो 5 ईयर प्लान है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो यही हुआ कि जब इस कमेटी की रिपोर्ट आई, जो उसने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद एनडीसी की मीटिंग हुई। एनडीसी की मीटिंग होती है जनवरी 1958 में, और उसमें डिसाइड हुआ कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि उस समय क्या हुआ, सेंटर ने स्टेट से पूछा कि आप बताओ व्हाट शुड, ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, अब बताओ आपको क्या ठीक लगता है। तो हुआ ये कि ये तय किया गया कि जो पंचायती राज सिस्टम है पूरा, इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, बट ये बहुत ज्यादा रिजिड ना हो। ठीक है, रिजिड का मतलब आप समझ रहे हैं कि बेसिक हम आपको दे देंगे मॉडल, एक मॉडल हम बना के दे देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा एक बेसिक होगा मॉडल, उसमें थोड़ी बहुत चीजें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, उसको हम बदलेंगे नहीं। और जो फंडामेंटल्स है वो भी आपके सेम रहेंगे पूरे देश के अंदर। लेकिन उसके बाद जो स्टेट्स की चॉइस है कि अपने हिसाब से कुछ चीज इसमें वो चेंज कर सकती है। तो आइए आपको बात समझ, एक मॉडल दिया गया, लेकिन स्टेट को ये कहा गया कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से, जिस तरह की आपकी इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल कंडीशंस है, उन कंडीशंस को आप ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ चीजें आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। यस, आइए आपको बात समझ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार नहीं चाहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इसको हम सेंटर से इंप्लीमेंट करवाए। उनकी इच्छा थी कि स्टेट उसको अपने बिहाफ पे, अपने लेवल पे इसको इंप्लीमेंट करे। तो यहाँ से शुरुआत होती है जी। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब क्या हुआ कि जब ये सरकार का इस कमेटी की आई रिकमेंडेशन, तो कुछ स्टेट्स ने इसमें शुरुआत करने की शुरुआत कर दी। इसमें सबसे पहला स्टेट बना राजस्थान। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला राज्य जिसने की पंचायती राज की शुरुआत भारत में की, इट वाज राजस्थान, एंड इट वाज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागौर ऑफ राजस्थान। नागौर डिस्ट्रिक्ट था राजस्थान का, जहां सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1959। तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट जो आपका राजस्थान का है, वहां शुरुआत होती है पंचायती राज की। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्लियर कर लेना आपने कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई। नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, वहां शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1959 को। एंड अब राजस्थान के बाद जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट बना, वो दूसरा स्टेट बना, वो था आंध्र प्रदेश। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि पहले 2 स्टेट्स कौन से थे जहां पंचायती राज की शुरुआत हुई। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पहला स्टेट कौन सा, तो होगा राजस्थान। कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले 2 स्टेट्स कौन से थे, तो राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, द इनिशियल स्टेट वाज राजस्थान। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसको फॉलो किया, तो 1959 में 2 स्टेट के अंदर पंचायती राज की शुरुआत हो चुकी थी। यस एंड नो। एंड जैसा मैंने कहा कि स्टेट ने जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स को कहा था कि वी विल नॉट रिजिड फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म, इट शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट्स अप टू यू टू डिसाइड व्हाट शुड द मॉडल फॉर योर स्टेट। तो जैसे मैंने कहा था, सेंटर ने कहा था इसमें, तो स्टेट ने क्या किया कि 1960 के डेकेड के अंदर लगभग सभी स्टेट के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होती है। बट जैसे कहा मैंने, मैकेनिज्म अलग अलग तरह का है ना, और आपका टेन्योर सिस्टम अलग तरह का है, कॉम्पोजिशन में फर्क है, फंक्शंस में फर्क है, फाइनेंसिस में फर्क है। तो जो भी इसके अंदर चीजें की गई, एवरीथिंग वाज नॉट सिमिलर, है ना। हर स्टेट ने अपने अपने ढंग का पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत कर लेते हैं। तो समझ गए होंगे आप। ओके ओके, नाउ ओवर टू द नेक्स्ट। अब ये यहाँ से कोई खास पढ़ने वाली चीजें नहीं, बस मैं आपको बीच का पूरा इसको समझाऊं, 10 साल का पीरियड अब हुआ क्या है। अब देखो हुआ क्या, अब सेंटर ने तो कह दिया कि भैया आप ये करो, तो स्टेट वैसे सुनते नहीं है। ठीक है, स्टेट वैसे सुनते नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है ना, भारत में 1960 का जो दशक था, हिंदुस्तान की दिक्कतें बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी बात है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए फंड चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए। फाइनेंसेस आएंगे कहाँ से? स्टेट्स के पास अपनी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये वो समय है 1960 के डेकेड का, जब हिंदुस्तान के पास फूड ग्रेन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अनाज नहीं है। सबसे बड़ा इशू तो ये था कि जो हमारे स्टेट की आबादी है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हम कहाँ से करें, आपको मालूम होगा। और यही वो 60 का डेकेड है जहां हम 2 वॉर में भी गए हैं, चाइना के साथ भी गए, उसके बाद हम गए पाकिस्तान के साथ भी। तो इन दोनों, इस पूरे 10 साल की पीरियड में, डेकेड के अंदर, हमारी जो सिचुएशन थी स्टेट्स की, वो ठीक नहीं थी। बहुत सारे स्टेट्स ने इसको एक शुरुआत तो की, लेकिन उसको वो कंटिन्यू कर नहीं पाए। जहां जहां पंचायती राज की शुरुआत हुई, वहां टाइमली चुनाव नहीं होते थे। जहां टाइमली चुनाव होते थे, वहां उनके पास फाइनेंसेस नहीं है। तो ये सिस्टमैटिक तरीके से पंचायती राज का जो स्ट्रक्चर था, उस हिसाब से आगे बढ़ नहीं पाया। ये सुनो। ओके, हाँ जी। मतलब आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। हाँ हाँ, चलो उसको भी समझा देते हैं। देखो क्या होता है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिस्टम है हमारे गांव के लिए, ये रूरल सिस्टम है। एक सिस्टम है हमारा अर्बन सिस्टम, जिसको हम पढ़ेंगे 74 का नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो होगा, वो अर्बन सिस्टम होगा, दैट इज 74th अमेंडमेंट 1992। अब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, उसको बड़ी प्रैक्टिकली समझते हैं इस बात को। आप सबने वोट दिया है पंचायतों में अपने? नहीं दिया ना आपने? आपकी कौन सी पंचायत है? पंचायत का नाम बता दो। नहीं पता होगा, आपकी क्या पंचायत का नाम है? I'm not getting your voice. टपरून, यस। मालत, मशोबरा, यस। व्हाट इज पंचायत? क्यारी पंचायत, ओके, यस। बिशलाधारी से पंचायत। जो लाइव क्लासेस है अपनी पंचायत, मुझे एक बार बताएं आप, ताकि आपको बेटर समझ आए कि क्या है सिस्टम। जरा मुझे नरेश आप भी बता दें, पंचायत का है, सीमा है सर दाऊदी। ठीक है, अपना आप बता दो। सर लंबा गांव। अच्छा, आप बता दो। सीमा जी, आपकी तो कोई पंचायत होगी क्योंकि आप रहती है नोएडा में, है
है ना। तो नोएडा तो आई थिंक नोएडा रहती है, कहाँ रहती है, गुड़गांव आई थिंक है ना। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी। नहीं सर, नोएडा नोएडा। नोएडा रहते हैं तो आपकी तो कोई पंचायत होगी नहीं ना। ठीक है आपसे तो हाँ। ओके शीतल आप बताइए आपकी कौन सी पंचायत है। हाँ मुंडल सर। ओके चल जो भी होगा मैंने सुन लिया। चलिए तो ये सारी पंचायतें आपकी आपने देखा होगा। अब पंचायतों में कैसे काम होता है इस बात को समझना। जो पंचायत है ना, एक पंचायत जो डिवाइड होती है वार्ड्स में, वार्ड सुना आपने, वार्ड बना होता है। हर पंचायत के अंदर वार्ड होते हैं। और अगर गांव बड़ा है तो एक गांव का एक वार्ड होगा, एक वार्ड के अंदर एक ही गांव होगा। गांव छोटे छोटे हैं तो हो सकता है कि मल्टीपल विलेज से एक वार्ड बनता है, ऐसा होता है। ग्रास रूट लेवल है आपका वार्ड, कई वार्ड मिला के बनाते हैं पंचायत। और आमतौर पे हिमाचल प्रदेश में तो ये है कि 1500 से ऊपर की आबादी पे एक पंचायत होनी चाहिए। उन्होंने स्कोर घटा के कम कर दिया, अब तो 1000 कर दिया, 1000 से ऊपर पंचायत है ना। तो मतलब 1000-1200 की पॉपुलेशन पंचायत के अंदर होती है। उसके बाद अगर ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो पंचायत दूसरी बना दी जाती है, ऐसा होता है ना। ये नियम है, ये हर स्टेट में अपने नियम होते हैं। हिमाचल का जैसे मैंने बता दिया कि हाँ ये हो रहा है कि पहले 1500 की आबादी पे पंचायत होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब 1000 के ऊपर एक पंचायत की उन्होंने विधानसभा में इसका मतलब गवर्नमेंट ने भी ये प्लान किया कि 1000 से ऊपर जो भी एरिया होगा उसको एक पंचायत बनाएंगे। अब वार्ड आमतौर पे 6-7-8 वार्ड होते हैं, ठीक है जी। अब जब चुनाव होता है पंचायती राज का, आपको पता है कि हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। अब वार्ड के लिए चुनाव होगा, जिसे कहते हैं वार्ड, आगे बोलते हैं मेंबर, ठीक है, मेंबर का चुनाव होगा जी। अब मेंबर का चुनाव होगा। अच्छा ये सरकार की चॉइस है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है कि वो प्रधान के चुनाव डायरेक्ट कराना चाहती है, इनडायरेक्ट कराना चाहती है। वो प्रधान के चुनाव डायरेक्ट कराना चाहती है, गवर्नमेंट की चॉइस है। ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता है, ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जैसे मुझे याद आता है 2010 में जो प्रधान के चुनाव हुए थे, वो प्रधान के चुनाव हुए थे वो इनडायरेक्ट हुए थे, लेकिन अब चुनाव हो रहे तो वो हो रहे डायरेक्ट चुनाव। तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की चॉइस है, या जिस स्टेट में पंचायती राज के चुनाव होते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट की चॉइस होती है कि वो क्या करना चाहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब वार्ड मेंबर के लिए चुनाव होगा और जो गांव के लोग वोट करेंगे। आप देखा होगा आपने, बड़ा लोग बहुत चलते हैं, बहुत युद्ध झगड़े भी होते हैं, क्लैशेस भी होते हैं। तूने तब ये बोला था, हम वोट इसलिए नहीं देंगे, हमारी फैमिली नहीं सपोर्ट करेगी, लाइक दैट। बहुत तरह की मतलब गंदी पॉलिटिक्स चलती है ना, देखा होगा आपने। अब क्या होता है जी, वहां जब चुनाव होता है तो चुनाव, अब जैसे मैंने कहा कि प्रधान का चुनाव भी होगा, तो प्रधान का चुनाव भी होगा और वार्ड के लिए चुनाव भी होगा। अब प्रधान साहब चुन के आ जाते हैं, तो प्रधान भी चुन के आता है, वार्ड वाले भी चुन के आ जाते हैं, उससे बनती है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का तरीका ये होता है कि जो भी काम बनेंगे उसको बोलते हैं शेल्फ। जैसे विधानसभा के अंदर बिल आते हैं, प्रस्ताव आते हैं, वो पारित होंगे तो कानून बनेगा। ग्राम पंचायत में भी मीटिंग होती है, वहाँ शेल्फ बनती है, और 1/2/3 के साथ पास हुआ तो उसमें काम होता है। आप समझ गए। तो ग्राम पंचायतें काम करती है ब्लॉक के अंदर। ग्राम पंचायतों को जो भी फंडिंग होती है उसका पहला पिन पॉइंट होता है ब्लॉक। ब्लॉक बीडीओ जो बैठा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि पंचायतों को फाइनेंसिस पूरा सप्लाई करना, और पंचायतों पे ध्यान रखना कि पंचायतें क्या काम कर रही है। ऑडिट भी कराता है वीडियो अपने हिसाब से कि जो पैसा लगाया गया वो सही पैसा लगा है कि नहीं लगा है। तो ये तो हो गया बेसिक लेवल। अब आपने देखा होगा कि पंचायत के बाद नेक्स्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल होता है पंचायत समिति, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक समिति भी, पंचायत समिति और ब्लॉक समिति। अब वो भी हर एक पंचायत से एक व्यक्ति चुन के जाता है, एक पंचायत से एक व्यक्ति चुन के जाएगा, एक पंचायत से एक व्यक्ति चुन के जाएगा ब्लॉक के अंदर, है ना। जैसे माना एक पंचायत से एक व्यक्ति ब्लॉक में चुन के चला जाता है, उसको पूरी पंचायत वाले वोट देते हैं, उसे बोलते हैं बीडीसी मेंबर। अगर आपने पता, बीडीसी मेंबर दैट इज, इसका मतलब है कि ब्लॉक लेवल पे जाता है, दैट इज बीडीसी मेंबर। उसका काम क्या होता है कि वो उस पंचायत की प्रॉब्लम्स को ब्लॉक में रखता है वीडियो के सामने कि सर हमारी ये समस्या है, हमारी ये समस्या है। आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि जैसे पंचायत में जो लोग हैं वो एमएलए हो गए, जो बीडीसी वो एमपी हो गया दिल्ली में। आप समझ रहे हैं, ऐसा सिस्टम है मान के चलो। एमएलए तो यहाँ काम करेंगे, तो जो आपके पंचायत के लोग पंचायत में काम करेंगे, बीडीसी ब्लॉक में काम करेगा आपके लिए। आप समझ गए होंगे, ये इंटरमीडिएट लेवल। अब बीडीसी का चुनाव कैसे होगा, ये भी गवर्नमेंट की चॉइस होती है, हो सकता है डायरेक्ट हो सकता है इनडायरेक्ट हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में डायरेक्ट चुनाव चल रहा है बीडीसी का भी।
ये गवर्नमेंट ने तय किया। हो गया बीडीसी लेवल। अब बीडीसी लेवल में अलग अलग पंचायतों के लोग आएंगे, लेकिन उस ब्लॉक की पंचायतें होगी, ध्यान रखने वाली बात है, उस ब्लॉक की पंचायतें होगी। अब आपको पता है कि हर मतलब एक ब्लॉक के अंदर होती है पंचायत, जैसे माना 15 पंचायतें हैं, 12 पंचायतें हैं, ठीक है, 10 पंचायतें हैं, 14 पंचायतें हैं। तो उस ब्लॉक में जितनी भी पंचायतों से एक एक व्यक्ति चुन के आएगा, जो होगा बीडीसी। अब उनमें से एक कोई चेयरमैन बनेगा बीडीसी का भी, वो आपस में चुनाव करते हैं। माना अगर आपको पता 14 लोग जीत के आए हैं, तो 14 लोग बैठेंगे, हम में से चेयरमैन कौन बनेगा, तो एक उसका अध्यक्ष बनता है। आइए आपको बात समझ। ये हो गया इंटरमीडिएट लेवल। अब हम बात करते हैं जिला परिषद की। देखो जिला परिषद है अपेक्स लेवल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सबसे ऊपर का लेवल, ठीक है। अब जिला परिषद जो है वो भी वार्ड होते बंटे हुए होते हैं। अब वहां से भी आप बिल्कुल चुन के आते हैं, और जैसे हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट है तो 12 ही जिला परिषदें भी होगी, 12 डिस्ट्रिक्ट है तो 12 ही जिला परिषदें भी होगी। तो बस उसमें अलग अलग वार्ड से लोग आते हैं। एक वार्ड के अंदर कई ब्लॉक होते हैं, एक वार्ड के अंदर कई ब्लॉक होते हैं। वहां बीडीसी में हर पंचायत का रिप्रेजेंटेशन है, पंचायत में हर गांव का रिप्रेजेंटेशन है, और आपका जिला परिषद में हर ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन है। गॉट इट? यस और नो? उससे बन गया हमारा जिला परिषद का लेवल। समझ गए आप? और जो जिला परिषद होता है ना, जिला परिषद का चेयरमैन डीसी होता है, वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन जिला परिषद का भी एक चेयरमैन होता है। जब वो जिला परिषद वाले चुन के आते हैं तो वो चुनाव करते हैं कि हमारा चेयरमैन कौन होगा। समझ रहे हैं आप? और जो उसके पास शक्तियां होती हैं, तो डीसी भी, मतलब वो चेयरमैन और डीसी बिल्कुल साथ बराबर बैठते हैं, मतलब दे आर द को चेयरमैन्स, दे आर द को चेयरमैन्स। एक डीसी भी चेयरमैन होगा, लेकिन जो चेयरमैन बनाया वो भी चेयरमैन होगा, तो दे आर द को चेयरमैन्स। आप समझ रहे मेरी बात? उनकी कुर्सी, जब को चेयरमैन का मतलब है तो उनकी चेयर दोनों की बराबर लगेगी, तो दोनों बैठ के मीटिंग प्रिजाइड करते हैं। अब होता क्या है, विकास कैसे होगा? अब इसमें बहुत सारी खामियां हैं, मैं उन खामियों में जाऊंगा नहीं, फिर तो बात ही कहीं और जगह चली जाएगी। तो अब क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बॉडी होती है डीआरडीए, आपने सुना कि नहीं सुना होगा, डीआरडीए एक बॉडी होती है जो कि डीसी के अंडर काम करती है। डीआरडीए का काम होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे ही स्पेशली काम करना, फंड का पूरा इंतजाम करना, उसको पूरा इम्प्लीमेंट करवाना। तो वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपके नुमाइंदे चुन के जाते हैं, वो अपनी आवाज को उठाता है कि मेरे ब्लॉक के अंदर पानी की किल्लत है, फलाना गांव है, पानी की सप्लाई नहीं है, पशुधन जो है उनको नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि एक वायरस है, उस वायरस का नाम लंपी वायरस है ना। पर ऐसी कोई आवाज उठाता नहीं आज के टाइम में, पर मैं ऐसे ही कह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए ना, मतलब ठीक है। तो वो सारी बात कहते हैं कि पानी नहीं, बिजली नहीं, बिजली के खंभे पुराने हो गए, पोल इसको बदला जाए, जहाँ बिजली की वायर लाइन जाती है, एसटी लाइन जाती है, वहां बीच में पेड़ है उसको काटा जाए। तमाम तरह की छोटी छोटी जो समस्या गाँव की होती है, रोड नहीं है, रास्ते चलने को नहीं, एम्बुलेंस नहीं है, उसकी बात कोई नहीं करता, लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी कहीं नहीं होती, मुझे पक्का बता रहा हूँ आपको। तो ये सारे इश्यूज हैं, अगर उठाए जाए तो सारा काम हो सकता है। गाँव गाँव में भी हर जगह सारे काम हो सकते हैं, लाइब्रेरी भी हो सकती है। कई जगह है नहीं है ना, कई जगह तो होगी। तो वही कह रहा हूँ कि ये काम करते रहिए ना। तो इससे बनती है हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी। समझ गए आप? यस और नो? अब ये डिस्ट्रिक्ट बॉडी में फंड कैसे आएगा, इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन, कल भी हमने क्वेश्चंस किए थे अगर आपको याद होगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन है जो कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होता है, वो ये रिकमेंड करता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कितना फंड आपको देने की जरूरत है, तो वहां से फंड आता है। अब पंचायतों के पास फंड के दो सोर्सेज है, एक सोर्स स्टेट फाइनेंस कमीशन है जो रिकमेंड करेगा तो गवर्नमेंट उसको फंड देगी, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में आपको मालूम है कि एक तो सबसे बड़ी स्कीम चल रही है मनरेगा ही, मनरेगा में दुनिया भर का पैसा आ जाता है कि पंचायतें उसी में आराम से जी रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दूसरी आपको पता हाउसिंग की बहुत स्कीम, जैसे 2022 तक का हमारा टारगेट था कि हर आदमी के पास पक्का मकान हो, जिनके कच्चे मकान है उसके लिए लैंड मिलती है, पैसा मिलता है मकान बनाने के लिए। तो तमाम तरह की स्कीम के जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोर्स है, स्टेट गवर्नमेंट भी सोर्स होता है पंचायती राज का। आप समझ गए? ये सिस्टम है हमारे गांव का। अब बात करते हैं शहरों की। अब शहरों का सिस्टम भी बिल्कुल जैसे गांव का वैसा ही है, 3 टायर सिस्टम है शहरों का भी। देखो शहर और गांव में क्या फर्क है, पहले इस बात को आप समझो। आपने बात तो महसूस की होगी ना कि जो आज से 15 साल पहले गांव थे, आज जो शहर बनने शुरू हो गए, जो है ना, अभी जो गांव है वो आराम आराम से शहर बनने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम चल पड़े हैं, और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि अर्बनाइजेशन बढ़ाया जाए।
जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि आज से 15 साल पहले भट्टाकोपर वाज नॉट अ सिटी, था शहर भट्टाकोपर, इट वाज अ विलेज, छोटा गांव था, मलयाना शिमला का छोटा गांव थे ये। मतलब यहाँ क्या है कि जहाँ गांव से अर्बनाइजेशन शुरू हो गया है उसे कहते हैं नगर पंचायत, वो सबसे लोएस्ट लेवल है। जैसे पंचायत सबसे लोएस्ट लेवल गाँव में है, शहरों में क्या होता है नगर पंचायत। नगर पंचायत का मतलब क्या है कि जहाँ अभी रूरल एरिया था लेकिन अब अर्बन एरिया में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है, दैट इज नगर पंचायत, वन थिंग। अब नगर पंचायत के बाद ऐसे शहर जो थोड़े से विकसित हो गए उसे हम कहते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, टायर 2 लेवल के शहर जिसे हम कहते हैं। अब म्युनिसिपल काउंसिल से जो बड़े शहर होते हैं उसे कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे शिमला है, धर्मशाला है, सोलन है, मंडी है, आपको पता पालमपुर है, ये 5 हिमाचल प्रदेश के शहर। तो आपको समझ आ गया, जैसे वहां 3 तरह का सिस्टम है, यहाँ भी 3 तरह का सिस्टम ही होता है, यही है पूरा पंचायती राज। समझ गए आप, है ना? तो चलिए, तो ये तो मैंने बताया आपको कि 60 से 70 के बीच में किस तरह की चीजें होती रही, तो मैं आपको सारा समझा ही चुका हूँ, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आप देखेंगे ये जो टेबल आप देख सकते हैं 34.1 का जो टेबल है, इस टेबल को आपने पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली कैसे कमेटीज वाले क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखने वाली बात होगी। तो जब भी आप ये पंचायती राज का चैप्टर पढ़ेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है कमेटीज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट की गई, इस कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी, तो कमेटीज के नाम आपको पढ़ लेने हैं। अब हम आगे बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी की। देखो जैसे मैंने कहा कि 60 से 70 के बीच में हमने प्रयास किया पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने के लिए, बट रिजल्ट्स हमारे डिजायर्ड नहीं थे। अब 1970 में क्या होता है या 77 में, आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गई, उसके बाद गवर्नमेंट आती जनता पार्टी की सरकार, ठीक है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई और उसको लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उस कमेटी का नाम था अशोक मेहता कमेटी। अगर आपने एग्जाम में पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, अशोक मेहता कमेटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली कमेटी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी है जो कि 1957 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। अब दूसरी जो बड़ी कमेटी है उस कमेटी का नाम है अशोक मेहता कमेटी। तो दिसंबर 1977 में इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जनता पार्टी की तब सरकार थी, मोरारजी देसाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, और इस कमेटी को काम दिया गया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो रिवैम्प है, यानी कि उसको किस तरह से हम उसका विकास कर सकते हैं, इस बारे में अपनी रिपोर्ट दीजिए। और इस कमेटी के चेयरमैन का नाम था अशोक मेहता। तो अशोक मेहता कमेटी है और दिसंबर 1977 इस कमेटी को गल्फ किया गया, जनता पार्टी की सरकार है। और इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई है अगस्त 1978 में, और इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी 132 रिकमेंडेशन थी। तो आपको मालूम है कि एक और बात ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन किस कमेटी की थी, तो अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन सबसे ज्यादा थी, 132 रिकमेंडेशन थी अशोक मेहता कमेटी की, which is the bulkiest recommendation made by any committee which was constituted for पंचायती राज डेवलपमेंट। तो सबसे बड़ी कमेटी है अशोक मेहता कमेटी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी 132, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस कमेटी की रिकमेंडेशन में क्या इंपॉर्टेंट पहलू हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आपको मालूम है ना कि जब कोई पहली कमेटी बनती है तो उसका काम है कि रिकमेंड करो कि क्या सुझाव हम करें। जब दूसरी कमेटी बनती है तो वो ये देखती है कि पहली कमेटी की रिकमेंडेशन जब हमने इम्प्लीमेंट की थी उस इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कहाँ कमियां हैं, खामियां हैं, कहाँ लूप होल्स है, कहाँ हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अशोक मेहता कमेटी ने भी वही किया, और इनकी सबसे पहली जो रिकमेंडेशन थी कि इसने रिकमेंड किया कि 3 टायर सिस्टम को अबॉलिश किया जाए एंड 2 टायर सिस्टम की शुरुआत